गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर साधार। लास्ट क्लास में हमने एक सर्किट देखा था, सीक्वेंसिंग सर्किट। उसमें हमने देखा था क्या कि दो ऑपरेशन सीक्वेंस में हो रहे थे। पहले हमारा क्लैंपिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें वर्कपीस को हमने होल्ड किया था, क्लैंप किया था, और उसके बाद फिर मशीनिंग ऑपरेशन था जो स्पिंडल को नीचे लाने का काम कर रहा था। तो दो ऑपरेशन सीक्वेंस में हो रहे थे, तो वहाँ पर हमने एक सर्किट यूज़ किया था जिसका नाम था सीक्वेंसिंग सर्किट। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑपरेशन यहाँ पर सीक्वेंस में हो रहे हैं। आज हमने देखना है कि हाइड्रोलिक सर्किट जो शेपर मशीन में यूज़ हो रहा है वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या यूज़ हम लोग करते हैं और कैसे वो काम करता है। तो वही है हाइड्रोलिक सर्किट फॉर शेपर मशीन। तो शुरू करते हैं। तो बोल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है हाइड्रोलिक सर्किट ऑपरेटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मीटर आउट सर्किट। जो शेपर मशीन में हम लोग सर्किट यूज़ करते हैं उसमें मीटर आउट सर्किट लगा होता है। हमने मीटर आउट सर्किट ऑलरेडी पढ़ लिया है। मीटर आउट सर्किट में हमें क्या मिला था, वहाँ पर हमने देखा था कि एक फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ था जो डिस्चार्ज साइड लगा हुआ था, जो एक्चुएटर से जो फ्लूइड डिस्चार्ज होकर जो बाहर निकल कर टैंक में जा रहा था, वहाँ पर हमने एक फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा दिया था। उसके फ्लो को कंट्रोल करके हमने काम करना था। यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्चार्ज साइड को हमने लगा दिया है एक फ्लो कंट्रोल वाल्व, एक चेक वाल्व के साथ हमने लगा दिया। आगे हम लोग डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर एक्चुअल में वर्किंग समझ में आएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि एक फ्लो कंट्रोल वाल्व हमने डिस्चार्ज साइड लगा दिया है जो फ्लूइड को बाहर निकालेगा, तो वहाँ पर उसका फ्लो को कंट्रोल करके निकालेगा। अब आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि फ्लो कंट्रोल वाल्व इज प्लेस्ड बिटवीन द आउटलेट पोर्ट एंड टैंक। ये ऑलरेडी मैं बता दिया कि फ्लो कंट्रोल वाल्व आउटलेट पोर्ट एंड टैंक के बीच में होता है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है प्रेशराइज्ड फ्लूइड कमिंग फ्रॉम पंप इंटर्स इनटू डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगाता है, सर्किट हमने ऑलरेडी देखा था, फिर भी यहाँ पे आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होता है, एक प्रेशराइज्ड फ्लूइड जो पंप से आते रहता है वो डायरेक्टली डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में इन करता है। फिर क्या करता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, उसको ट्रांसफर कर देता है फ्लूइड इनटू द एक्चुएटर। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व उसको फिर एक्चुएटर में ट्रांसफर कर देता है। ये सब ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, आगे फिर स्लाइड में डिस्कस करेंगे। प्रेसाइज फ्लूइड क्या होता है, टैंक से आता है, टैंक से हमारा नॉर्मल फ्लूइड आया, नॉर्मल फ्लूइड फिल्टर में गया, फिल्टर के बाद फिर पंप में आता है, पंप उसको प्रेसाइज फॉर्म में भेजता है, और प्रेसाइज फॉर्म में भेजने के बाद वो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में जाता है। उसके बीच में एक प्रेशर रिलीफ वाल्व भी लगा होता है। ये ऑलरेडी हम लोग देखे हैं, ये बहुत बार देख चुके हैं, ये तो आपको याद हो गया होगा। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ट्रांसफर द फ्लूइड इनटू द एक्चुएटर, ये पॉइंट बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है अ फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ चेक वाल्व इज प्रेजेंट टू कंट्रोल द एक्चुएटर स्पीड। एक फ्लो कंट्रोल वाल्व जो होता है वो चेक वाल्व के साथ लगा होता है, और यहाँ कहाँ पे लगा होता है मैंने ऑलरेडी बताया, ये डिस्चार्ज साइड लगा होता है, जो फ्लूइड टैंक में वापस जाता है वहाँ पर लगा होता है। तो ये देखेंगे कब कहाँ पर लगा होता है और किस स्ट्रोक में इसका ज़रूरत पड़ता है, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो देखते हैं इसका डायग्राम कैसा है, कैसा वर्किंग है, कैसा कंस्ट्रक्शन है, ये देख लेते हैं। यह इसका लेआउट है सर्किट का, कैसे कैसे लगा हुआ है। ये फिल्टर है, ये पंप है, वो ऑलरेडी बता दिया हूँ आपको। ये मोटर लगा हुआ है पंप से जो उसको रोटेट करा रहा है। ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है, इसके प्रेशर को, सर्किट के प्रेशर को यहाँ पे देख रहा है। ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, 4/2 वे, आपको बता दिया था पहले ही 4/2 वे लगा हुआ है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 4 पोर्ट है, दो तरीके से, ये एक बार ओपन है एक बार बंद है। इसके बाद कहाँ जा रहा है फ्लूइड, एक फ्लूइड का सप्लाई इस साइड हो रहा है सिलेंडर के एक्चुएटर के राइट साइड में हो रहा है, और एक फ्लूइड यहाँ पर जो होगा वो बाहर आ रहा होगा। तो यहाँ पर डिस्चार्ज साइड है, वहाँ पर हमने एक फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा दिया है। वही फर्स्ट लाइन में फर्स्ट पॉइंट बताया था, डिस्कस किया था, मीटर आउट सर्किट होता है। मीटर आउट सर्किट में हमने देखा था कि फ्लो कंट्रोल वाल्व कहाँ होता है, डिस्चार्ज साइड लगा होता है। फ्लूइड यहाँ इन करेगा तो इसको पुश करने पे यहाँ पे फिर डिस्चार्ज साइड ये है। फ्लूइड यहाँ से जो टैंक में जा रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे टैंक में जा रहा होगा, वहाँ पर फ्लो कंट्रोल वाल्व हमने लगाया है। तो अब वर्किंग में इसका देखेंगे कैसे उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद क्या होता है, इसी के मूवमेंट की वजह से यहाँ पर एक बाहर में रैम लगा होता है जो पिस्टन के मूवमेंट की वजह से आगे पीछे होते रहता है। और इसके रैम के आगे में यहाँ पे हम लोग कटिंग टूल लगा देते हैं जो क्या करता है, रेसिप्रोकेट कंटिन्यूसली फ्लूइड के सप्लाई की वजह से। जैसे ही फ्लूइड इस साइड आया तो क्या होगा, रैम आगे जाएगा तो कटिंग स्ट्रोक हमारा आगे होगा, जिसकी वजह से टूल का मूवमेंट भी आगे होगा और जो कटिंग ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर लेगा ये टूल। उसके बाद फिर वापस आएगा, आते टाइम क्या होगा कि फ्लूइड का सप्लाई इस साइड से होगा और वापस जो फ्लूइड यहाँ पर था वो वापस आ जाएगा टैंक में। आगे भी ये देखेंगे हम लोग। तो टूल का कैसे होता है मूवमेंट, टूल यहाँ पर रेसिप्रोकेट करते रहता है कंटिन्यूसली। टूल
फ्लूइड के सप्लाई की वजह से, प्रेशराइज फ्लूइड के सप्लाई की वजह से पिस्टन आगे पीछे रेसिप्रोकेट करता है। पिस्टन जो होता है वो रैम से, यहाँ पर रैम है, रैम से कनेक्टेड है, जिसके वजह से रैम के आगे में हम लोग कटिंग टूल भी लगा दिए हैं, जिसकी वजह से कटिंग टूल भी आगे पीछे रेसिप्रोकेट करता है और मशीन का ऑपरेशन परफॉर्म करते रहता है। ताकि हम लोग वर्कपीस को रोटेट कर वर्कपीस को आगे मोशन प्रोवाइड करते जाते हैं, फीड देते जाते हैं, जिसकी वजह से कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होते रहता है। लास्ट में हम लोग एक नज़र आ रहा है, एक डॉग टाइप का नज़र आ रहा है। ये क्या दिखा रहा है, ये रैम में ही लगा होता है और यहाँ पर एक आर्म लगा होता है, ये आर्म है। जब रैम आगे जाता है, फिर से इसको डिलीट करते हैं, जब रैम आगे जाता है तो ये आर्म का पोजीशन ऐसे हो जाता है और वो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को पीछे की तरफ पुश कर लेता है। यहाँ पर समझिए कि पुल कर लेता है, पीछे की तरफ पुल कर लेता है। यहाँ पर ये एक कनेक्टेड होता है यहाँ पर पीवोट से। फिर क्या होता है, जब ये पीछे जाता है रैम, तो पीछे जाता है तो ये डॉग का पोजीशन कहाँ हो गया, यहाँ पे आ गया। और यहाँ से ये आर्म जो कनेक्टेड है इससे, यहाँ पर टच करते हुए नहीं दिखाया है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड रहता है। कनेक्टेड रहा तो ये क्या हुआ, ये पोजीशन धीरे धीरे अभी ऐसा है, जब बीच में आया होगा तो यह सीधा हो गया होगा, जब पीछे गया होगा तो यहाँ पर ऐसे इंक्लाइंड हो गया होगा। तो इस केस में यहाँ पर पुल कर रहा है, और जब आगे पोजीशन पे इस केस में यहाँ पर पुल, इस केस में सॉरी यहाँ पर क्या कर रहा है, जब यहाँ पर है तो यहाँ पर इसको पुश करके आगे पुश किया, और जब इस केस में आ गया, इस केस में आया तो यहाँ पर ये इसको पुल करके पीछे की तरफ खींच लिया। तो इसी आर्म की वजह से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। जब पिस्टन आगे चला जाता है और उसका सप्लाई हमें फिर अपोजिट करना होता है, जब फ्लूइड का सप्लाई हमें अल्टर करना होता है, चेंज करना होता है, उस केस में ये आर्म हमें काम आता है। ये आर्म उसको पुश और पुल करते रहता है, जिसकी वजह से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का जो पोर्ट का ओपन होता है वो उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है, और फ्लूइड का सप्लाई भी कभी इनलेट के साइड हो रहा है, कभी आउटलेट के साइड हो रहा है, कभी इनलेट के साइड हो रहा है, कभी आउटलेट के साइड हो रहा है। वो आगे हम लोग फिर से ऐसा देखेंगे, पॉइंट वाइज वो आगे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अब इसका वर्किंग देखते हैं कैसे होता है। इसके बाद हम लोग को वर्किंग देखना है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, वो देखते हैं। टैंक है यहाँ, टैंक से फिल्टर में गया, फिल्टर से पंप में गया, पंप उसको चेक करके पंप में आ गया, पंप इसको प्रेशराइज्ड फॉर्म में बाहर निकाला। अभी मान रहे हैं कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का पोजीशन ये है। यहाँ पर एक रिलीफ वाल्व लगा है जो ओवरऑल सर्किट का प्रेशर को देखेगा कि कितना है, जितना रिक्वायरमेंट उतना है कि नहीं। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वापस वो फ्लूइड को टैंक में भेज देता है। ये रिलीफ वाल्व है। अब क्या होता है, यहाँ से फ्लूइड जाता है। अभी पोजीशन हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का ये है, पी से ए में जा रहा है, एक्चुएटर के फर्स्ट साइड में जा रहा है, तो यहाँ से फ्लूइड ए साइड में गया और यहाँ से ए से होते हुए डायरेक्टली ये यहाँ पर इन कर गया। यहाँ पर इस साइड हमारा फ्लूइड आ गया है। अब इस साइड जो फ्लूइड होगा वो पहले से अभी कटिंग जो अभी टूल है वो इसका पोजीशन यहाँ पर है, और रैम का पोजीशन अभी ये डॉग का पोजीशन यहाँ पर है। यहाँ पर जो फ्लूइड होगा, अब इस फ्लूइड की वजह से जो हमारा इनलेट पे यहाँ पे इन किया है राइट साइड में, वो इस पिस्टन को पुश करेगा, यहाँ पर पुश करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से पिस्टन यहाँ पर आ गया मानते हैं। तो फ्लूइड जो होगा वो बाहर तो निकलेगा ही, तो वो यहाँ से बाहर आएगा। अब यहाँ पर चेक वाल्व है, लेकिन चेक वाल्व का पोजीशन ऐसे है, ये बॉल इधर लगा हुआ है और पाइप का कनेक्शन ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ से फ्लूइड जब इन करेगा तो ये बॉल जो होगा इससे रुक जाएगा, तो फ्लूइड ऐसे नहीं जा सकता है। फ्लूइड जो होगा वो फ्लो कंट्रोल वाल्व को होते हुए निकलेगा, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग फ्लो को कंट्रोल कर लेते हैं। वो स्प्रिंग को, वो जो स्क्रू होता है उसको एडजस्ट कर लेते हैं, कितना हम किस रेट से हमें यहाँ पर कटिंग स्ट्रोक जो होता है, आगे के साइड जो होता है स्ट्रोक, वो कटिंग स्ट्रोक होता है, किस स्पीड से हमें कटिंग स्ट्रोक करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कटिंग स्ट्रोक जो होता है वो स्लो होता है। हम लोग ऐसे भी शेपर पढ़े होंगे, जब हम लोग 4th सेमेस्टर में आप देखे होंगे, 3rd या 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे शेपर मशीनिंग के बारे में। तो कटिंग स्ट्रोक जो होता है वो स्लो होता है, और रिटर्निंग स्ट्रोक जो होता है वो उसमें कुछ कटिंग ऑपरेशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग रिटर्निंग को फास्ट कर लेते हैं। और कटिंग ऑपरेशन जो होता है वो बेटर एक्यूरेसी लाने के लिए हम लोग स्लो मूवमेंट उस टूल का ले जाते हैं, और रिटर्निंग में कोई भी कटिंग ऑपरेशन होता नहीं है, तो हम लोग रिटर्निंग को फास्ट करते हैं टाइम को सेविंग करने के लिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कटिंग ऑपरेशन स्लो होता है, यहाँ पर हम लोग फ्लो कंट्रोल वाल्व से होते हुए फ्लूइड को पास कराएंगे, और रिटर्निंग स्ट्रोक फास्ट होता है। तो फ्लो कंट्रोल वाल्व उसको कंट्रोल करके फ्लूइड को एक सर्टेन स्पीड से बाहर निकालेगा, डिस्चार्ज करेगा, जिसकी वजह से पिस्टन का मूवमेंट यहाँ पर एक सर्टेन स्पीड से जितना रिक्वायरमेंट उतना होगा, और कटिंग स्पीड जो रैम का मूवमेंट होगा, जो कटिंग टूल का मूवमेंट होगा, वो भी एक लिमिटेड स्पीड होगा, सर्टेन स्पीड होगा, जितना हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा, जहाँ पर हम लोग को बेटर सरफेस फिनिश मिले, बेटर एक्यूरेसी मिले। तो यहाँ पर हमने देखा कि कटिंग स्पीड, कटिंग फ्लूइड जो फ्लूइड था वो प्रेशराइज फ्लूइड था वो बाहर निकला फ्लो कंट्रोल वाल्व के होते हुए, जिससे कटिंग स्ट्रोक का स्पीड को हमने कंट्रोल किया, और ये फ्लूइड यहाँ से आते हुए वापस टैंक में आ गया। अब मान लेते हैं कटिंग स्ट्रोक हमारा कंप्लीट हो गया, अब उसे वापस लाना है। तो इस कंडीशन में अभी क्या हो गया कि ये पिस्टन मानते हैं कि यहाँ पर आ गया होगा, रैम लास्ट पोजीशन पे हो गया होगा, जिसकी वजह से ये जो आर्म लगा हुआ था ये अभी ऐसे था, लेकिन अब आर्म जो हो गया वो ऐसे हो गया।
डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को ये अपने तरफ पुल कर लिया, जिसके वजह से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का पोजीशन भी चेंज हो गया। जैसे ही हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, वो कटिंग स्ट्रोक परफॉर्म हो गया, तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का पोजीशन भी चेंज हो गया इस आर्म की वजह से, क्योंकि ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना। क्योंकि यहाँ पर अभी इनिशियल कंडीशन में आप देखोगे, इनिशियल कंडीशन में ये यहाँ पर था, लेकिन पिस्टन आगे की तरफ गया, तो जिसकी वजह से ये वाला भी यहाँ तक चला गया, और यहाँ पर एक पाइवट से कनेक्टेड होता है। तो वो क्या हो गया कि ये जैसे ही आगे गया, तो ये इसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ चला गया, लेकिन यहाँ पर एक कनेक्टेड है, एक पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से कनेक्टेड, जिसकी वजह से उसी के अराउंड वो आगे पीछे ओसिलेट करते रहता है। तो ये यहाँ आया, तो ये पोर्शन इसको यहाँ पीछे की तरफ खींच देगा, जिसकी वजह से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और उस कंडीशन में अभी ये ऐसे ऐसे था, अब क्या हो जाएगा, ये वाला पोजीशन जो होगा इसके लाइन में आ जाएगा। तो इसको चेंज तो यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे बता देते हैं। अभी क्या होगा कि ये वाला इससे कनेक्टेड हो जाएगा, और ये वाला लाइन जो होगा वो टैंक से कनेक्टेड हो जाएगा ऐसे। अब क्या होगा, अभी क्या होगा, अब फ्लूइड का सप्लाई ऐसे जाने लगेगा। अब यहाँ फ्लो कंट्रोल वाल्व होकर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं बताया था कि इधर से फ्लूइड नहीं जा सकता, लेकिन इधर से तो फ्लूइड जा ही सकता है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा, चेक वाल्व होते हुए डायरेक्टली फ्लूइड हमारा यहाँ पर इस सिलेंडर में, यहाँ पर अभी पिस्टन का पोजीशन अब यहाँ पे हो गया था, तो यहाँ पर इस साइड हमारा पिस्टन आ जाएगा, इस साइड हमारा फ्लूइड इन कर जाएगा, और ये प्रेशराइज फ्लूइड इस पिस्टन को पुश करना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पर जो फ्लूइड इस साइड था, बैक साइड यहाँ पर जो था राइट साइड में, वो डायरेक्टली विदाउट फ्लो कंट्रोल वाल्व होते हुए डायरेक्टली टैंक में आ जाएगा। तो ये इस काफ़ी स्पीड में निकलेगा, और यहाँ पर जो फ्लूइड आ रहा है वो काफ़ी प्रेशराइज फॉर्म में आ रहा है, उसका फ्लो कंट्रोल हम लोग नहीं किए हैं। डायरेक्टली यहाँ पे इन करेगा, लेफ्ट साइड में इन करेगा फ्लूइड, और राइट साइड वाला फ्लूइड जो होगा वो डायरेक्टली विदाउट फ्लो कंट्रोल किए हुए उसका डायरेक्टली टैंक में आ जाएगा। तो जो रिटर्निंग स्ट्रोक होगा वो फास्ट होने वाला है, क्योंकि उसका हम लोग ना तो इनलेट वाले फ्लूइड का कंट्रोल कर रहे हैं फ्लो, ना ही आउटलेट वाले का कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि रिटर्निंग स्ट्रोक जो होगा वो फास्ट हो जाएगा एज़ कंपेरिजन टू कटिंग स्ट्रोक। कटिंग स्ट्रोक में हमने जो आउटलेट से जो फ्लूइड निकल रहा था उसका स्पीड को कंट्रोल करके हमने निकाला था, जिसकी वजह से कटिंग स्ट्रोक स्लो हुआ था और रिटर्निंग स्ट्रोक हमारा फास्ट हुआ था। इसी तरह से कंटिन्यूसली ये वर्क करते रहता है, रैम का मूवमेंट आगे पीछे होते रहता है, जिसकी वजह से ये शेपर्ड डॉग जो है जिससे कनेक्टेड होता है आर्म, ये वो आगे पीछे ये भी ओसिलेट होते रहता है, ये भी आगे पोजीशन इसका चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का भी पोजीशन चेंज होते रहता है। यही इसका वर्किंग है। कंपोनेंट आपने देख लिया, वर्किंग देख लिया। आगे कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर लिया उसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। यही फिगर है, ये हैंड से ड्रॉ किया हुआ है, सेम चीज़ है। यहाँ पर टैंक है, यहाँ फिल्टर है, यहाँ पंप है, ये रिलीफ वाल्व है, ये फिर यहाँ पर टैंक से कनेक्टेड है, यहाँ पर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, ये फ्लो कंट्रोल वाल्व है चेक वाल्व के साथ, ये आर्म है, ये डॉग है, और ये रैम लगा हुआ है, ये एक्चुएटर है, यहाँ पर कनेक्टेड है, पिस्टन रड है, ये कटिंग टूल है, और ये वर्क टेबल है, और इसी पर वर्क पीस रखा हुआ है। आगे भी एक इमेज डाला हूँ, यहाँ पर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का पोजीशन ऐसे दिखाया गया है, वहाँ पर सिंबल के फॉर्म में दिखाया था, यहाँ पर फ्लूइड को इसमें जाते हुए दिखा रहा है कि कैसे है। इस केस में हमारा पंप ऐसे, पंप से फ्लूइड ऐसे जा रहा है, ये इनलेट के साथ जा रहा है, और ये आउटलेट का फ्लूइड ऐसे होकर यहाँ आ रहा है। यहाँ पर स्पीड कंट्रोल वाल्व नीचे में लगा दिया है, यहाँ पर स्पीड को कंट्रोल करके फिर वापस टैंक में भेज रहा है। तो पोजीशन आप दोनों में से कुछ भी दे सकता है। और यहाँ पे एक आर्म है, यहाँ पर भी यहाँ पर कनेक्टेड है, इस केस में यहाँ पर कनेक्टेड है, वो आगे पीछे इसको डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को पुश और पुल कर रहा है, कंटिन्यूसली पुश और पुल कर रहा है। अभी यहाँ पर है, एक कंडीशन ऐसा आएगा जहाँ पर ये वाला जो पिस्टन है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये पिस्टन जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका कनेक्शन जो होगा वो डायरेक्टली टैंक से हो जाएगा, और इधर वाला जो फ्लूइड होगा वो पिस्टन इस यहाँ पे आ जाने की वजह से यहाँ से फ्लूइड फिर यहाँ पे आने लगेगा, विदाउट फ्लो का कंट्रोल होते हुए वो डायरेक्टली इस साइड जाएगा, और पिस्टन जो यहाँ पर था वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो वो रिटर्न स्ट्रोक हो जाएगा। रिटर्न स्ट्रोक काफ़ी फास्ट होता है एज़ कम्पेरिजन टू कटिंग स्ट्रोक से। आगे देखते हैं। इसके बाद बोल रहा है एट द एंड ऑफ रैम एन आर्म इज अटैच्ड विद द पुश रड वाल्व। वही जो रड दिखाया था वहाँ पर, उसी से कनेक्टेड होता है, जो वाल्व का जो रड होता है पुश रड, उसी से कनेक्टेड होता है आर्म। उसके बाद सेकंड पॉइंट बोल रहा है वाइल रैम ट्रेवल राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट देन डीसीवी चेंजेज इट्स पोजीशन विद द हेल्प ऑफ आर्म। आर्म के हेल्प से हमने देखा कि डीसीवी का डायरेक्शन जो होता है चेंज होता है, जो आर्म जो होता है, जो रैम जो होता है लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट जो रैम जाता है, उसके वजह से क्या होता है आर्म जो कनेक्टेड होता है उससे वो क्या करता है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करते रहता है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है सप्लाई ऑफ प्रेशराइज्ड फ्लूइड चेंजेस अल्टरनेटली इनटू इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का चेंज हो रहा है पोजीशन, उसकी वजह से जो फ्लूइड का सप्लाई होता है वो इनलेट से आउटलेट, आउटलेट से इनलेट कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। लास्ट पॉइंट बोल रहा है टूल इज अटैच विद द रैम एंड रेसिप्रोकेट विद दिस मैकेनिज्म, मशीनिंग इज परफॉर्म्ड बाय द शेपर।
टूल इज़ अटैच्ड विद द रैम, जो टूल होता है वो रैम से कनेक्टेड होता है, एंड रेसिप्रोकेट विद दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म की वजह से जो एक्चुएटर लगा होता है, जो फ्लूइड उसमें प्रेसाइज फ्लूइड जा रहा है, जिसकी वजह से पिस्टन रेसिप्रोकेट हो रहा है, उसकी वजह से टूल भी रेसिप्रोकेट होते रहता है और उसकी वजह से मशीनिंग ऑपरेशन शेपर का परफॉर्म किया जाता है। यही था हमारा हाइड्रोलिक सर्किट। शेपर मशीन में हमने देखा हाइड्रोलिक सर्किट कौन सा लगा होता है। हाइड्रोलिक सर्किट जो होता है वो मीटर आउट सर्किट लगा होता है, और बाकी मीटर आउट सर्किट का सारा परफॉर्मेंस आप तो पता ही है। जो आउटलेट का फ्लूइड होता है उसको कंट्रोल करके वो बाहर भेजता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो होता है शेपिंग मशीन में क्या होता है कि जो कटिंग स्ट्रोक है वो कंट्रोल होता है, वो इसके स्पीड को हम लोग कंट्रोल करके कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और रिटर्निंग ऑपरेशन हमें फास्ट करना होता है। इस रिटर्निंग फ्लूइड को जो इस साइड है राइट साइड है उसके वाले फ्लूइड को हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, सिर्फ लेफ्ट साइड मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक की तरफ वाले पोर्शन का हम लोग फ्लो को कंट्रोल करते हैं जब वो बाहर निकलता है, और लेकिन राइट साइड वाले का जो फ्लूइड जब बाहर निकलता है उसके फ्लो को हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, जिससे हमारा रिटर्निंग स्ट्रोक फास्ट होता है कटिंग स्ट्रोक्स के कंपेरिजन में। यही था हमारा हाइड्रोलिक सर्किट फॉर शेपर मशीन। अगले क्लास में देखते हैं मिलिंग मशीन का अगर सर्किट हमें पढ़ना है तो वो देख लेते हैं कैसा होता है। वीडियो को आज यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को में अगर कुछ डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पे भी मैं इंजीनियर सरदार का एक पेज बना हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको उस पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। जो भी डाउट होगा आप ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मुझे वीडियो समझ में आया, तभी तो मुझे पता चलेगा कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।